चल हो गया क्लास लाइफ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दाना भाई, आपको भी। यस सर, ठीक है सर। राकेश जी, जी जी जी। तो मेरे बच्चों, हम जहाँ थे आज फिर वहीं से हैं। आइए, आपके सामने सवाल है, देखिए, काम करेंगे इस पे आगे। कह रहा है एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ डीसी एंड ए बी, डीसी एंड सी बी, सॉरी। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। छायांकित भाग और गैर छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। मित्र, बहुत ही प्यारे तरीके से बताऊंगा। देखिए यार, ये एक पैरेललोग्राम है भैया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मेरे बच्चे इस पैरेललोग्राम में मैं ऐसे इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, ऐसे इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, तो ये हमेशा इसको मेरे बच्चों दो इक्वल एरिया में बांटता है। हमेशा ही इसको दो इक्वल एरिया में बांटता है। ये बात आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो समझाता हूं दोबारा से। देखिए यार, कोई भी रेगुलर फिगर हो, उसका जो डायगोनल है वो हमेशा, पहली बात, एरिया बाइसेक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रेगुलर फिगर हो, रेगुलर फिगर से मेरा मतलब है स्क्वायर यानी वर्ग, दूसरा रेक्टेंगल, आयत, उसके बाद है जी क्या क्या बच गया, पैरेललोग्राम, और उसके बाद रोम्बस। इनके बारे में विशेष रूप से आपसे डिस्कस भी करेंगे आज। ये वर्ग होता है, ये आयत होती है, ये समानांतर चतुर्भुज होती है, और ये होती है समचतुर्भुज। तो मेरे बच्चों, कहानी ये है सवाल में, इन चारों ही फिगर में, इन चारों ही फिगर में ध्यान देना, इन चारों ही फिगर में जब भी आप डायगोनल खींचेंगे तो ध्यान रखना, जो डायगोनल है वो हमेशा ही एरिया बाइसेक्ट करेगा। यानी इसको इससे मिलाओगे तो ये हमेशा ही एरिया बाइसेक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त। कारण क्या है कि जैसे मान लो पैरेललोग्राम में ये साइड है ए और ये साइड है बी, ये एंगल एक स्पेसिफिक होगा थीटा, है ना। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, याद ही है तुमको। अब मेरे बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होना है, तय है 100%। और ये बी है तो ये बी होगी, ये ए है थी, तो इसका भी एरिया वही है। तो जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है, यानी ये दो हिस्सों में क्षेत्रफल को बांटती है। चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, हमेशा ही ये कहानी होनी। दूसरी बात, अगर मैं इनके बीचों बीच ऐसे लाइन खींच दूं, तो भी ये मेरे बच्चे दो इक्वल एरिया में बांट देगा। जितना एरिया इस हिस्से का होगा उतना ही एरिया इस हिस्से का होगा। तो ऐसे हर एक सवाल में क्या क्या करो, पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया 16 मान लिया। कितना मान लो जी? 16। पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मान लीजिए 16। अब पूरी का एरिया 16 मान लिया तो भाई ये क्या बना? 8, ये भी 8 है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये एरिया 8 है, ये एरिया 8 है, और अगर मैं अब इसके भी बीचों बीच लाइन खींच दूं ऐसे, इसके भी बीचों बीच लाइन खींच दूं, इसके भी बीचों बीच में लाइन खींच दूं मेरे भाइयों, तो ये एरिया कितना था? 8। अब 8 के भी बीचों बीच डायगोनल खींच दिया, दो इक्वल एरिया बांटेगा, तो ये एरिया कितना है? 4। ये एरिया भी 4। गौर से देखोगे तो यही एरिया इसने यहां दिखा रखा। ये जो शेडेड पोर्शन में एरिया दिखा रखा है, ये कुछ और नहीं है मेरे बच्चों, ये 4 है। कितना है जी एरिया? 4। कितना है मेरे भैया? 4 एरिया। नहीं बात आ रही? फिर से लिख देता हूँ, ये एरिया है जी 4। ये एरिया आ गया मेरे भाई 4। अब आ गया ये, जैसे मेरे भाई हमने ये वाला सवाल किया, सेम वैसे ही
मैं बेटा तो पूरे पे सेलेक्ट हो रहा था। बड़ी ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं और मैं इसी क्वाड्रिलेटरल को दोबारा बना लेता हूं, इसी क्वाड्रिलेटरल को दोबारा बना लिया। अब जरा ध्यान दे यहाँ पे मेरी बात को कि अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसके ये मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है। अगर मैं इनके दोनों मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो बेटा पूरी का एरिया आपने 16 माना था, आपको पता है पूरी का एरिया 16 था। तो अगर दोनों के मिड पॉइंट मिलाऊंगा तो ये 8 होगा, तो ये एरिया भी कितना होगा 8। और अगर मैं इस 8 के भी 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट दूं तो ये एरिया 4 होगा। और अगर गौर से देखोगे तो यही दिखा रखा है सवाल, यानी ये वाला जो एरिया है ना मेरे बच्चों, ये एरिया आएगा 4, एरिया आएगा 4, ये भी एरिया था 4। अब आगे आते हैं। अब एक बात बताओ यार, क्या कि अगर आप इनको बीचों बीच मिला दें इस तरह से, ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये पैरेललोग्राम को बेसिकली 4 इक्वल एरिया में बांट देगा। कितने इक्वल एरिया में बांट देगा? 4 इक्वल एरिया में बांट देगा। तो 16 को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो ये एरिया 4 4 4 4 4 4 हो गया। और अगर मैं इसको भी बीचों बीच ऐसे काट दूं तो आप जानते हैं ये एरिया 2 होगा, तो ये एरिया भी कितना आएगा 2। तो मेरे बच्चों ये वाला एरिया आ गया कितना 2। तो हमने पूरी पैरेललोग्राम का एरिया माना था जी कितना 16। तो 16 में 4 4 8 और 2 10, तो ये एरिया कितना है 6। तो शेडेड पोर्शन का एरिया आया 10, तो अनशेडेड पोर्शन का एरिया आया भैया 6। तो रेशियो निकालोगे तो 2 5 10, 2 3 6, आंसर आएगा 5:3। आंसर आएगा भाई 5:3। समझते हैं बात को? चलिए जी करिए। ए बी सी ओ डी एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, रोम्बस के शीर्ष है। अच्छा, कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताए हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम पैरेललोग्राम को। हिंदी में कहते हैं इसे समानांतर चतुर्भुज, बताए भी हैं तो दोबारा बता दे रहा हूँ। हिंदी में कहते हैं भाई समानांतर चतुर्भुज, बहुत जरूरी है बातें जाननी। अरे ये होती है जी इस पैरेललोग्राम, क्या क्या खास बात होती है। इसे मैं एल मान ले रहा हूँ, इसे मैं बी मान, ठीक है भैया। देखिए यार मेरे दोस्तों, पैरेललोग्राम की पहली विशेषता ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, एक एक बात को आप नोट कर लेना, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्ट नहीं करते, यानी ये दोनों कोण बराबर नहीं होते। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होने, ये डिफरेंट हो गए। थीटा लिखने का अर्थ ही ये कि दोनों अलग अलग होंगे, एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे के मिड पॉइंट से होके गुजरते हैं, यानी जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये, यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के मध्य बिंदु से होकर गुजरते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। ये और ये सेम नहीं होता, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। ना ही ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं।
90 डिग्री पे भी नहीं काटते, ना ही कोण समद्विभाजक होता है, लेकिन ये तय रहता है कि ये समद्विभाजक होता है, ये समद्विभाजक होता है। एक एक पॉइंट आप लिखेंगे कॉपी में, तभी आप समझ पाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। दूसरी बात कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी नहीं होते। तीसरा पॉइंट कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक दूसरे के मिड पॉइंट से होके गुजरते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के मिड पॉइंट से होकर गुजरते हैं। ये है डायगोनल की 3 विशेषताएं। अब इसी में थोड़ा और आगे ज्ञान बांटते हैं। अगली चीज ये कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? मान लीजिए ये कोण 100 है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ये वाली, तो ये 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होना है। और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180, 80 है, तो ये कितना आएगा? 100 डिग्री है ना। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा ही। क्या किसी भाई को दिक्कत है? पहली चीज। दूसरी बात, ये पहला पॉइंट है जी। अब इससे अगले बढ़ता है। ये एक एक चीज लिखनी है कॉपी में, ठीक है? नहीं लिखोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, बाकी मर्जी अपनी अपनी। अब आता है जी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, पी का मतलब परिमाप, परिमाप मतलब सारी भुजाओं का जोड़, एल एल टू एल, बी बी टू बी। तो ये तो आसान हो गया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। दूसरी बात, एक रिजल्ट इसमें ये रहता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, अगर इस डायगोनल का नाम मैं D1 ले लूं और इस डायगोनल का नाम मैं D2 ले लूं, एक प्रॉपर्टी इसमें ये भी रहती है, मैं प्रूव भी करा रहा हूं, चिंता नहीं करना, कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज ऑलवेज भी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी। इस बात को ध्यान रखें। क्या? कि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा ही उनकी भुजाओं के वर्गों के योग का 2 गुना होता है। मैं इसे प्रूव भी करके दिखाता हूं। दूसरी बात है, समझ रहे हैं इस बात को? एक एक रिजल्ट समझते चले जाएगा, बड़े काम की चीज। अब बात आती है जी इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए यार, अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दो और इस परपेंडिकुलर की हाइट h है, तो ये जो हरे रंग की ट्रायंगल बनाई है, इस हरे रंग की ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आप कहेंगे जी हाफ बेस हो गया l और हाइट हो गई h, एरिया हो गया। और मैंने अभी समझाया था कि जो डायगोनल होता है, वो जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है, वो किसी भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल एरिया में बांटता है। यानी जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस से मेरा मतलब है जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ है, जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ये बना दी, ठीक है जी, ये वाली मैंने क्वाड्रिलेटरल, और मैंने इस बार यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसकी हाइट h है और इसकी वैल्यू b, इसका एरिया हो जाएगा b इंटू एच। अगर मैंने इस वाले वर्टेक्स से इस लाइन पे डाल दिया तो ये इंटू एच, यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, जो भी लेंथ होगी जिसके ऊपर एल्टीट्यूड डला हुआ होगा, तो वो लेंथ इंटू एल्टीट्यूड उसका एरिया होगा। एक बार इस बात को समझिए, फिर आगे बताता हूं। क्लियर है भाइयों? आइए आगे।
सारी चीज़ें बताइए, एक भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अब आ गई कहानी। अच्छा, ये भी मैंने सिखा दिया आपको। तो एरिया समझ में आ गया। अब पहली ये जो प्रॉपर्टी है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्यों होता है, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो भाई पकड़, देखिए यार, ये हमने मानी थी क्या, L, और ये माना था B। अगर मेरे बच्चों, इसके नाम रख लेता हूँ मैं ABCD। ABCD में अगर इसका नाम रख लूँ, अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस h है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए h है। ध्यान देना, मैं इधर से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे इधर से परपेंडिकुलर खींच ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये लेंथ क्या है, b, ये लेंथ है हमारी h। इस लेंथ को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये लेंथ मान लीजिए, ये पूरी लेंथ हो गई। और ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हर हाल में क्या रहनी है आपकी, h ही रहनी, कुछ और नहीं होनी। इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बी डी स्क्वेयर क्या होगा, बी डी स्क्वेयर क्या होगा। बी डी स्क्वेयर की वैल्यू, बी डी स्क्वेयर की जो वैल्यू है, या मैं उतना ना पूछूं, मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे ही पूछूं कि बेटा एच स्क्वेयर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इस छोटे वाली ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप कहेंगे एच स्क्वेयर की वैल्यू होगी सर बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और अगर मैं कहूँ कि यार इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में, इस वाली बड़ी ट्रायंगल में एच स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर बी डी स्क्वेयर माइनस एल प्लस एक्स का होल। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे बता। करिए, लगाइए दिमाग। जो कह रहे नहीं आया समझ, एक बार कॉपी पेन लो और एक बार बनाओ। हमारा तो 20 सेकंड खराब होगा, लेकिन आपका सवाल निकल जाएगा।
देखो यार, जो भाई कह रहे पल्ले नहीं पड़ रही बात, फिर से समझा देता हूँ। डायगोनल वाला रिपीट करूँ धनंजय भाई? फिर से रिपीट करता हूँ, समझो। वैसे तो आपको रिजल्ट की जरूरत है, अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाता हूँ। हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, पहले तो हमें ये समझ लेना। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि हमें जो प्रूफ करना है, बोर्ड के हो क्या रहा है, हमें जो प्रूफ करना है हम उस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ ये करना है कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, तो यानी हमें डायगोनल की लेंथ चाहिए। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? ये लेंथ मैंने एल मानी भैया, ये लेंथ मैंने एल मानी। अब एक बात बताओ यार दोस्तों, मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल देता हूं, यहां से एक एल्टीट्यूड डाल देता हूं, कोई बुराई है? इसका नाम बी है दोस्तों, ध्यान रखना, इसका नाम भी बी है। इसका नाम एच रख लेते हैं, इसका नाम एक्स रख लेते हैं। अब हम इस बात को तो जानते हैं कि यार बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर आप उल्टा नहीं निकाल सकते हैं और इतना बस की नहीं है तो सीधा सीधा निकालना तो आता होगा, इसमें तो किसी भाई को दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब एक बात और बताओ, अगर ये लेंथ एल है और मैं यहां से भी एल्टीट्यूड डाल दूं, यहां से भी एल्टीट्यूड डाल दूं, यहां से भी एल्टीट्यूड मेरे भाई डाल दूं इधर, तो आप अच्छे से जानते हैं कि पूरी लेंथ यहां से यहां तक की हमने एल प्लस एक्स मानी है, और ये लेंथ एल है तो इसका मतलब ये लेंथ भी एल होगी, तो ये लेंथ कुछ और नहीं एक्स ही निकलनी है, और ये वही एच ही रहनी है, कुछ और नहीं रहनी। आए ना, ये भी वही रहनी है, कुछ अलग से नियम नहीं निकल के आना अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पक्की बात है? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें निकालना है डायगोनल। अब डायगोनल अगर आपको निकालना है, अगर मान लो ये वाला डायगोनल निकालना हो, इस डायगोनल का नाम रख लेते हैं स्मॉल डी, ठीक है? तो आप एक मुझे बात बताओ, ये एक्स है तो यानी ये वाली लेंथ एल हो गई, ये वाली लेंथ क्या हो गई? एल पूरी। तो एच यानी डी स्क्वेयर जो आएगा तो किसके बराबर आएगा? एच स्क्वेयर प्लस एल, एल स्क्वेयर सिर्फ आए ना। ऐसे ही अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करूं, रंग बदल देता हूं, इस वाले डायगोनल की बात करूं और इस डायगोनल को मैं, अरे कहां ले गया मैं इस डायगोनल को यार अगर मैं इस वाले डायगोनल को यहां से यहां मिला दूं और इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर दूं, कैपिटल डी से डिनोट कर दूं, तो भैया ये कैपिटल डी हो गया। ये डी किसको डिनोट करेगा? डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ये पूरा, तो यहां कैपिटल डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? एच स्क्वायर प्लस में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो बात बनी कि नहीं बनी? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा लोग, और 500 बार तूने कमेंट कर दिया। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? यार इतनी बात भी नहीं, में कह रहा पल्ले नहीं पड़ रहा, फिर कोई कैसे समझा देगा तुझे? देखो ध्यान से, तो डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, एच स्क्वायर करोगे 2 एच स्क्वायर आएगा, ये एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 LX। अब बेटा एक बात बताओ, हमने यहां से भी देखा कि अगर हम चाहें तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रख देते हैं। तो अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू रखें तो आएगी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एच तो चाहिए नहीं, तो 2 से गुना करोगे तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2LX। अब देखो यार, टू, इसको ऐसे रख लेते हैं डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर। अब ये 2B स्क्वायर आ गया प्लस 2L स्क्वायर आ गया, इसको और इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2LX। ये कहानी अभी तक हमारे पास बची। इसके बाद की कहानी समझाता हूँ, एक बार इतनी बात को समझो। टू डी स्टार्ट किया है क्या आपने? सर, सर किस लेंथ को आप एक्स मान रहे हो? तेरी का, किस लेंथ को एक्स मान रहे हो ये नहीं समझ में आ रहा भाई। साफ तो कहा था कि इस वाली लेंथ को एक्स मान रहे हैं यार, हद मचा रखी है।
छोड़ दो इसको, नहीं आ रहा तो अभी इसी सवाल पे आओ। अगर इतने भी ढक्कन, अबे इतनी छोटी छोटी बातों में तुम्हें बातें पल्ले नहीं पड़ रही, एक्स कौन सी साइड मानी हुई है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बे, इतने ढीलू राम बन रहे हो यार, हद मचाते हो। इसको समझ लो, अब जरूरत मुझे इसमें भी उसकी पड़ेगी, फिर तुम वही पंगे उठाओगे। आओ जरा समझो, अब जैसा भी है समझो जरा, कोशिश करना और समझने की। और ये विषम कोण नहीं है, ये सम वो है, मैंने लिखवा दिया था, क्या है, रोम्बस देने लग रहा है। देखिए जी, कह रहा है ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस। कह रहा है ए बी सी डी एक रोम्बस के शीर्ष है। रोम्बस आप जानते हैं जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती, ठीक है भैया, जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती वो रोम्बस कहलाती। सवाल में कह रहा है ए बी सी डी रोम्बस है, क्लियर है। अगर ए बी सी डी मेरे भाई रोम्बस है, अब आगे कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है और एस इसका मिड पॉइंट है। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस पी। टी एस पी का मध्य बिंदु है, और भैया टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस पी, बस ये यही था ना, हाँ ठीक है। अब जो जो पूछा है ए टी एस और पी टी क्यू का एरिया पूछा हुआ है, जरा समझिए दोस्तों। भाई हमने ये एक रोम्बस बना दी, हमने एक रोम्बस बना और आपको बताया कि बेटा अगर मैं इसके 4 बराबर हिस्से कर दूं, 4 बराबर हिस्से कर दूं ऐसे, तो अगर मैं पूरी रोम्बस का एरिया 16 मान रहा हूं, ध्यान देना, अगर पूरे रोम्बस का एरिया मैं 16 यूनिट मान रहा हूं, पूरी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं 16 यूनिट मान रहा हूं, तो भाई ये एरिया 4 4 4 4, ये 4 4 होंगे। इसको ऐसे बांट दूंगा, तो ये 2 बराबर हिस्सों में, क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम बनी, इसके 2 बराबर हिस्से हुए, तो ये 2 एरिया हुआ, ये भी 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2। क्या आप ये स्वीकारते हैं? हाँ, अगर आप ये स्वीकारते हैं तो आपने देखा कि ये पॉइंट था एस, ये पॉइंट था पी, और ये वाला पॉइंट था मेरे भाई क्यू। ये पॉइंट एस था, ये पी था, और ये था क्यू। अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, एस पी क्यू का। तो आप कहेंगे सर एस पी क्यू का जो एरिया आया वो 2 और 2 4 एरिया है। कितना एरिया है भाई? 4। अगर इस पूरे का एरिया 4 है, अगर इस पूरे का एरिया 4 है और ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है मेरे बच्चों, तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो इस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटेगी, तो ये एरिया 1 होगा, तो ये वाला एरिया भी क्या होगा? 1। मानते हैं नहीं मानते? बहुत सुंदर। अब ये बताओ कि ये जो ए एस पी, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है ए एस पी का? आप कहोगे जी ए एस पी का एरिया 2 है, और टी क्या है जी? इसका मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, ये लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। तो ये 2 है, तो ये एरिया 1 आया, तो ये एरिया भी कितना आया? 1। अब हमसे पूछ रहा है एटीएस, तो एटीएस का एरिया है 1, और पीटी क्यू, पीटी क्यू ये टी था, पीटी क्यू का जो एरिया आया ये आया 1। तो आंसर आ गया 1/1 यानी 1। किसी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमें खुल के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है जी, चलिए इसको करिए। यहाँ पे मिस्टेक मार रखी हमारे भी टाइपिस्ट ने, हिंदी अनुवाद शायद कंप्यूटर से ले लिया। ये समचतुर्भुज है, करिए जी। कहता जी ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस। कह रहा जी ए बी सी डी किसी रोम्बस के शीर्ष है। ये कि जी कोई हमारी रोम्बस है, ठीक है भैया, नाम रख देते हैं ए बी सी डी। अब आगे कह रहा है जी पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड। हर एक भुजा का मध्य बिंदु पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ध्यान वही रखिए, कौन सा ध्यान रखिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है और भैया इसका एरिया हम पूरी का 16 मान ले रहे हैं, तो 4 हिस्से करेंगे तो ये सारों का एरिया 4 4 4 4 हो जाएगा। अगर इनका एरिया करेंगे ऐसे, ऐसे बांट देंगे, तो ध्यान रखना ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ये सारे एरिया 2 2।
अब आगे आते हैं, कहता है M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ QR एंड RS। M जो है वो QR का मिड पॉइंट है, ठीक है, और RS का मिड पॉइंट है N। मारो गोली। अब एक बात बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है इसका, RQ का मिड पॉइंट है, QR का मिड पॉइंट है M, ये मिड पॉइंट है M, और कह रहा है कि RS का मिड पॉइंट है N, इसका मिड पॉइंट है। मेरे बच्चों एक बात समझा दो मुझे, मतलब कैसे भी मैं समझा दूं आपको, यार ये जो त्रिभुज बनी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे जी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 2 और 2 4। अगर इस ट्रायंगल के एरिया 4 है इस पूरी का, तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि यार इस त्रिभुज में RSQ में इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी। हाँ है ना? पक्का है कच्चा? अरे कुछ तो बोल दो। हाँ है ना? नहीं आ रही? मार दो गोली। अब छोड़ दो इस बात को, ऐसे हो। ये बात समझ में आ रही है कि इसका एरिया 2 और 2 4 हो रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया 4 हो रहा है, ये बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इसका एरिया 4 है तो ये क्या है? आप कहोगे जी मिड पॉइंट है, और अगर किसी वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आप कहेंगे जी मीडियन कहलाएगी। और अगर ये मीडियन है और ये पूरा एरिया 4 है तो ये एरिया कितना है? 2। और अगर ये एरिया 2 है तो मैं इन सारी कहानियों को मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है ना? इस ट्रायंगल के एरिया आ गया 2, इस ट्रायंगल के एरिया है जी 2, पक्का। अब एक बात बताओ, SR का मिड पॉइंट क्या है? आप कहेंगे जी SR का मिड पॉइंट है N। ये क्या दिक्कत? SR का मिड पॉइंट है N। अब मेरे बच्चों इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है? 2। अगर इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, क्या कहलाएगी? मीडियन। ये कहलाएगी मीडियन। और मीडियन 2 इक्वल एरिया में बांटती है तो ये एरिया 1 होगा, तो ये एरिया 1। अब बताओ बात समझ में आ रही है कि SNM का एरिया 1 आया, तो इनका रेशियो तो पूछ रहा था, SNM का एरिया 1 है तो पूरी का एरिया हमने 16 माना था, ये 1:16 आंसर आ गया। बताओ साफ नहीं आ रहा भाई? साफ नेट की प्रॉब्लम है, यहां से तो सब कोई साफ जा रहा है। पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे हुआ? कहाँ बनाया रोम्बस हमने भाई? पैरेललोग्राम ही तो बनाया। रोम्बस की कौन सी तुझे लगता है कि वो प्रॉपर्टी हमने उठा ली? एक भी प्रॉपर्टी नहीं उठाई, सारी प्रॉपर्टी हमने तो पैरेललोग्राम की उठाई है। पिछले क्वेश्चन में आंसर 1:2 था, हमने क्या ले दिया था भाई? हाँ पिछले में गड़बड़ हुई हमारी, इसलिए क्योंकि पिछले में ये था 4, ये पूरा एरिया था 4, सही कह रहा लड़का, पिछले में गड़बड़ करवा दी तुमने। ये एरिया था 4, ठीक है, और ये पूरा एरिया 4 था, और यहाँ से जब मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये एरिया 2 बनेगा और ये एरिया भी 2 बनेगा, सही कह रहा है। ये एरिया 2 था और ये एरिया भी 2, ठीक है। तो ATS का 1 था और PTQ का एरिया 2 था, ये 1:2 था, बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, ये 1:2 के रेशियो में बटेगा। समझ रहे हो? चलो यार आज इतना ही रखते हैं, अब आपसे दिवाली के बाद मिलेंगे सब, ठीक है। और दिवाली के बाद हम मिलेंगे कब? 17 या 18 तारीख में मिलेंगे दिवाली के बाद, और फिर आगे इसको कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू भाई आप सबका, भगवान भला करे तुम्हारा।